गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर, मॉलिक्यूलैरिटी और जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड लॉ पढ़ा था। अब यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है, किसके लिए? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो जैसा आपने जीरो ऑर्डर में पढ़ा था वैसा ही अब हम इसके आगे की बात करेंगे। यानी अगर कोई मैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लूँ, कोई भी एक रिएक्शन मान ली जाए जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट ए, मेरा एक ए रिएक्टेंट है, उससे एक मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा? इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाया मैंने, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आप सबको आता होगा क्या? रेट इक्वल्स टू के ए रेज टू पावर 1। ठीक, आपको याद होगा कि 1 क्या है? यहाँ पे ऑर्डर है, इसीलिए इसकी पावर कितनी लिखी मैंने? 1 लिखी है। बाय डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जैसे ही मैंने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखता हूं मैं, तो ये कैसे लिखा जाएगा? रेट इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप यहां देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या है? रेट लिखा हुआ है। जब दोनों तरफ रेट लिखा हुआ है तो दोनों को कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर करने पे मुझे क्या मिलेगा? माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू के ए। 1 लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं है। अब बेटा इसको रीअरेंज करेंगे, जो कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसको डी ए के नीचे और डी टी को उधर, मतलब मिलेगा क्या? माइनस डी ए बाई ए इक्वल्स टू के डी टी, ये मिल गया। क्योंकि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ रहे हैं तो क्या किया जाएगा? दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया जाएगा। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट किया आपने। इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन करने पे इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डी ए बाई ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी टी। डी ए बाई डी टी, अगर मैं डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे पास लॉग एक्स आता है। ये लॉग जो लिखा है ये लॉग बेस 10 है, बट जनरली जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो हम किसकी बात करेंगे? नेचुरल लॉग की या लॉग बेस ई की। यहाँ पे मैं लॉग बेस ई भी लिख सकता हूँ या नेचुरल लॉग भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? डी ए बाई ए, नेचुरल लॉग ए आ जाएगा। इसके बाद के डी टी, के तो कांस्टेंट है, डी टी कल की क्लास में आपने देखा होगा, लास्ट क्लास में, क्या डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, टी प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी। अब यहां से ध्यान दीजिए बेटा, जैसे हमने इनिशियल कंडीशन लगाया, फॉर इनिशियल कंडीशंस, फॉर इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन t इक्वल्स टू 0। जब t इक्वल्स टू 0 है तो होने वाला क्या है? ये एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाएगा। मुझे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c की वैल्यू मिलेगी, जो कि क्या होगी? c इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग a नॉट। अब आप कहेंगे सर a नॉट कैसे आया? बेटा जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है तो कंसंट्रेशन क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में प्लेस कर दिया जाएगा। थर्ड इक्वेशन में जैसे ही आप प्लेस करते हो, थर्ड इक्वेशन में जैसे ही आप प्लेस करते हो क्या मिलेगा? ध्यान से देखते हैं। माइनस लॉग ए इक्वल्स टू के टी माइनस लॉग ए नॉट। अब ये दोनों लॉग इस तरफ हैं, इनको रीअरेंज कर लेते हैं। क्या मिलेगा? के टी इक्वल्स टू, देखिए के टी इक्वल्स टू लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग एम माइनस लॉग एन, जो कि क्या होता है? लॉग एम अपॉन एन। तो के टी इक्वल्स टू लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये आ गया। इसके आगे
अब देखो log a नॉट अपॉन a, इसको log a नेचुरल लॉग यानी log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कन्वर्जन करना होता है, कितना 2.303, ये 2.303 का मल्टीप्लाई करके आप log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log, अब बेस 10 में लिख रहा हूं। बेस 10 में क्यों कन्वर्ट किया सर आपने? बेस 10 में इसलिए कन्वर्ट किया बच्चे क्योंकि log बेस 10 में ही आपको वैल्यूज मिलेगी। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम्स में log टेबल मिलेगी, ठीक है, तो वो बेस 10 में होगी, या क्वेश्चन पेपर में आपको वैल्यू गिवन होगी तो वो भी बेस 10 में होगी। इसीलिए नेचुरल लॉग को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ की वैल्यू ये आएगी आपके पास। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। अब देखो ए नॉट क्या है आपका? ए नॉट आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन। ए नॉट है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन और ए क्या है आपका? फाइनल कंसंट्रेशन। तो फाइनल कंसंट्रेशन कब मिलेगा? यानी मान लो अगर मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, कुछ भी 100 वैल्यू मान लिया मैंने, तो उसमें अगर रिएक्शन 30% कंप्लीट हो चुकी है, कितना? 30%, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ? 100 में से उस 30 को माइनस किया जाएगा, यानी 100 माइनस 30 दैट इज 70। तो मैं इसको एक तरीके से और भी लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ए मान लूं, इनिशियल कंसंट्रेशन ए, तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? ए माइनस एक्स, वेयर एक्स इक्वल्स टू डिकम्पोजिशन। कितना रिएक्शन खर्च हो चुकी है? डिकम्पोजिशन, रिड्यूस्ड, यूटिलाइज्ड, कंज्यूम्ड, इस तरीके के टर्म आपको कंज्यूम्ड, ठीक है, इस तरीके के टर्मिनोलॉजी आपको मिलेगा किसमें? क्वेश्चंस में। यानी आप इसी फॉर्मूले को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, k इक्वल्स टू 2.303 t log a अपॉन a माइनस x। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब बेटा इसके आगे इनके एग्जाम्पल और इनके ग्राफ समझे जाएंगे, तो आइए इनके ग्राफ और एग्जाम्पल समझते हैं। ग्राफ और एग्जाम्पल। Examples for zero order reaction। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से रिएक्शंस हैं? सबसे पहले बेटा जितनी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होती हैं, जितनी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस होती हैं, वो सारी की सारी जीरो ऑर्डर को ओबे करेंगे। यानी आपने जो चैप्टर मेटलर्जी पढ़ा है क्लास 12 6 चैप्टर, उसमें आपके जितने भी रिएक्शंस हैं, चाहे वो रोस्टिंग हो, चाहे वो कैल्सिनेशन हो या फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हो, जो भी मेथड है, जो भी केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं आप, वो सारा किसको ओबे करता है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को। सो वी कैन राइट ऑल द metallurgical process, all the metallurgical processes are of zero order। ठीक है, जितनी भी मेटलर्जिकल प्रोसेसेस हैं वो सारी क्या हैं? जीरो ऑर्डर के। सेकंड, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, NH3 का डिकम्पोजिशन। बेटा NH3 का डिकम्पोजिशन अगर मैं करूं तो क्या मिलेगा? N2 प्लस 3H2। दिस रिएक्शन ऑल्सो ओबेज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। दिस रिएक्शन ऑल्सो ओबेज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब मैं मेंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 2019 में जो मेंस का एग्जाम हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया था, क्या कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कितने स्टेप में होती है? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ज्यादातर
99.9999% जीरो ऑर्डर की रिएक्शन हमेशा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, यानी एक से ज्यादा स्टेप में होगी। ये नोट करने वाली बात है, मेंस के एग्जाम में आया है आपका। नोट करने वाली बात क्या, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ज़्यादातर जितनी भी रिएक्शन है, ज़्यादातर क्या 100% कह सकते हैं, ज़्यादातर जितनी भी रिएक्शन है बेटा जीरो ऑर्डर की, वो हमेशा क्या उनसे होंगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन, जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, 4 में, वैसे 2 या 3 में स्टेप में होती है। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल हुए। अब हम डिस्कस करेंगे किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, प्लस आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस में भी कई बार यूज किया जाता है। मैच द फॉलोइंग में, मीन्स वगैरह में काफी यूज होता है इनका, मीन्स में, नीट्स में, इस तरीके के। तो एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो ऑल द रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस। बेटा जितने भी रेडियो एक्टिविटी वाली रिएक्शंस होती हैं, रेडियो एक्टिविटी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, वहां पर जितनी भी आप रेडियो एक्टिविटी वाली रिएक्शन देखेंगे वो सारी की सारी किसको ओबे करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। इसके और आगे की बात करते हैं, और कौन कौन सी रिएक्शन है, ऑल द न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो भी सारी किस ऑर्डर की हैं, फर्स्ट ऑर्डर की। यानी न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, ठीक है। फिजन में जो हैवियर न्यूक्लियस होता है वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, फ्यूजन में छोटे छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, जितनी भी हैं, वो सारी की सारी किसको ओबे करती हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को। ठीक है, इनका आपको यूज न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आएगा। वहां कहीं भी अगर किसी न्यूमेरिकल में आपसे बोले कि फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड सो ऑन, जो भी डेटा गिवन हो, तो बेटा आपको वहां पे ऑर्डर की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको आइडिया लगाना पड़ेगा क्या, कि जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो किस ऑर्डर की होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर की। एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप देखते हैं क्या कि न्यूक्लियर रिएक्शंस दिया होगा, फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखा होगा, आपको तुरंत समझना है वो कौन से ऑर्डर की हैं, फर्स्ट ऑर्डर की हैं। और जो मैंने अभी फॉर्मूले बताए उन्हीं के बिहाफ पे वो न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। और क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस। जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस हैं वो भी ज्यादातर आपकी किस ऑर्डर की होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये भी किस ऑर्डर को फॉलो करता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके आगे की और हम चीजें समझेंगे कि ग्राफ कैसे कैसे बनाया जा सकता है आपका जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो ग्राफ का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आया है, 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आया है। आप अभी भी जो मेंस के एग्जाम चल रहे हैं आप उसमें देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव शिफ्ट में बेटा ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रहा है इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से, आप वहां से देख सकते हैं इनको, ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैं यहां पे अगर बनाऊं तो एक्सप्रेशन क्या था, K इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T। आप इसको रीअरेंज कर कैसे लिखा जा सकता है उसको देख लीजिए, R इक्वल्स टू माइनस KT प्लस R0 लिखा जा सकता है। KT को इधर ट्रांसफर कर दिया बेटा, इसको इधर ले गए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं किससे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, क्या, y इक्वल्स टू mx प्लस c से। दिस इज द इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है।
तो ग्राफ किस किस के बीच बनेगा? देखो y एक्सिस पे आपका r दिखा रहा है यानी कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ बता रहा है, x एक्सिस पे t बता रहा है, t क्या होता है? टाइम होता है। c y इंटरसेप्ट जो है वो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है। और आपका स्लोप क्या आ रहा है? माइनस के। यानी अब ग्राफ जो बनाओगे बेटा, यहां पे आपको लिखा होगा कंसंट्रेशन या फिर r, यहां पर लिखा होगा आपका टाइम t, और y इंटरसेप्ट y एक्सिस पे ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसकी होगी? इनिशियल कंसंट्रेशन की। अरे वैसे भी देखिए, आप t इक्वल्स टू 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो रिएक्शन स्टार्ट ना होने का मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन तो मैक्सिमम होगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? r नॉट हो जाएगी। यानी ये जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये क्या है आपकी? r नॉट। ठीक, अब यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा स्लोप जो है वो माइनस के आ रहा है। स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? माइनस के। और जब कभी भी स्लोप नेगेटिव होता है तो स्लोप ऐसे चलेगा। क्लियर है? क्लियर है ये बात? ठीक, तो जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से एक ग्राफ बता देगा और बोलेगा सजेस्ट द ग्राफ ओबेज विच ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। तो बेटा आप सामने देख सकते हो कि अगर इस तरीके का कोई ग्राफ होगा तो जीरो ऑर्डर का होगा, या फिर ऐसा कुछ ग्राफ बनाएगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप, तो माइनस के दे सकता है, प्लस के दे सकता है, माइनस के अपॉन 2.303 या प्लस के अपॉन 2.303। इस तरीके के कुछ बेसिक से क्वेश्चन देता है। ग्राफ आप याद करेंगे, क्लियर करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। आगे की बात करते हैं हम। ये जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बना। अब हम बात करेंगे बेटा किसके लिए? आपका फर्स्ट ऑर्डर के। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ क्या बनता है? ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं ग्राफ लिख रहा हूं यहां पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो कैसे बनेगा ग्राफ उसको समझ लीजिए एक बार। एक्सप्रेशन क्या था? एक्सप्रेशन तो सबको याद ही हो गया होगा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग r नॉट अपॉन r, यही तो है। अब इसको भी रीअरेंज कर देते हैं सर। ठीक है, कर दीजिए। लॉग r इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू टी प्लस लॉग r नॉट। किया जा सकता है। कैसे किया सर? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया बेटा, लॉग m अपॉन n क्या हो जाएगा? लॉग m माइनस लॉग n। उससे आप रीअरेंज कर सकते हो। अगेन काम क्या है? काम वही है, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कराना। बेटा y एक्सिस पे आपका क्या लिया जाएगा? नेचुरल लॉग r, यानी लॉग कंसंट्रेशन। x एक्सिस पे टाइम लिया जाएगा, y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपकी log r होगी। ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके का। यहां पर log कंसंट्रेशन भी लिख सकता है बेटा और log r भी लिख सकता है, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो। यहां पर आपका टाइम लिखेगा, यहां पर क्या लिखेगा? टाइम लिखेगा। अब देखिए यहां से स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? माइनस का k अपॉन 2.303। ठीक है, C y इंटरसेप्ट की वैल्यू log r नॉट, और r नॉट क्या था? इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी बेटा? log r नॉट। ठीक है, अब जैसे जैसे आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा, यानी स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के अपॉन 2.303। ग्राफ लगभग देखने में सेम लग रहा होगा, पर जीरो ऑर्डर के लिए यहां पर r था, फर्स्ट ऑर्डर के लिए log r है। ठीक है, तो आप इन छोटे छोटे बेसिक पॉइंट से क्लियर करके आप डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है या जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। क्लियर होती है ये बात? ठीक, अब अगर ये इस तरीके का है तो एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। अगर मैं यहां पर log r ले लूं, नेचुरल लॉग लिया है बेटा, और यहां पर t ले लिया इस तरीके का, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। क्वेश्चन आपके लिए यह है कि स्लोप की वैल्यू बतानी है, स्लोप की वैल्यू बतानी है। कमेंट सेक्शन में
जल्दी से बताएंगे कि स्लोप की वैल्यू क्या है। ठीक है, स्लोप की वैल्यू बतानी है, ध्यान रखना इसी से रिलेटेड कुछ वैल्यू होगी आप अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। चलिए, ये आपके ग्राफ हो गए किसके लिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक, अब इसके आगे की बात करते हैं। क्या पढ़ा आपने, जीरो ऑर्डर पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, एग्जाम्पल देखे और उनके ग्राफ। अब एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है? हाफ लाइफ आधी जिंदगी नहीं बेटा, आधी ही जिंदगी है। ठीक है, अगर सपोज करो कि मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, 100। अब मुझे फाइनल कंसंट्रेशन इसका 1/2 करना है, इसका 1/2, इसका 1/2 कितना, 50। तो इसके बीच में जो टाइम इंटरवल होगा, जो भी टाइम इंटरवल लगेगा, 1 मिनट लगे, 10 सेकंड लगे, 20 मिनट लगे, 5 सेकंड लगे, जो भी लगेगा वो क्या होगा बेटा, मेरा हाफ लाइफ। यानी अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं डिफाइन कर सकता हूं द टाइम रिक्वायर्ड क्या, द टाइम रिक्वायर्ड just to reduce initial concentration of reacting species to its half value is called half life। यानी जितना टाइम लग रहा है किसके लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/2 वैल्यू करने के लिए, उसको मैं क्या कहता हूं बेटा, हाफ लाइफ कहता हूं। इसको मैं टी सफिक्स में 1/2 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यानी टाइम का कितना, आधा हो गया। अब जैसे यहां पर था 100 का आधा 50, अब मान लो मैंने यहां से R0 50 ले लिया, तो बेटा फाइनल कंसंट्रेशन अगर मुझे इसकी हाफ लाइफ निकालनी है तो 25 होगा, ये हो जाएगी मेरी सेकंड हाफ लाइफ। ये क्या हो जाएगी, सेकंड हाफ लाइफ। सर इसी तरीके से अगर R0 25 है, अब इसका आधा करना है, कितना, 12.5, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा थर्ड हाफ लाइफ। ठीक है, थर्ड हाफ लाइफ। इसी तरीके से आप 12.5 को डिकम्पोज करेंगे, 6.25 वैल्यू, वो हो जाएगी आपकी फोर्थ हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ का सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है क्या, हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट कहता है कि इनिशियली कोई भी जो कंसंट्रेशन है, अगर x कंसंट्रेशन है, उसको हमें 1/2 करना है, यानी x/2 करने में जो भी टाइम लगेगा वो क्या होगा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ को डिस्कस किया। अब हाफ लाइफ किसके लिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या था, k इक्वल्स टू R0 माइनस R अपॉन T। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन R, हाफ लाइफ क्या होता है, उतना टाइम लगे जिससे इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 1/2 हो जाए। यानी बेटा R की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको, R0/2। जब बेटा इसको R0/2 आप लेते हो, जब इसको आप क्या लेते हैं, R0/2, तो यहां से देखिए T हाफ इक्वल्स टू R0 माइनस R0/2 अपॉन K। 1 में से 1/2 माइनस किया, आपके पास आएगा T हाफ इक्वल्स टू R0 अपॉन 2K। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ
फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां से एक ध्यान देने वाली बात है कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे पता चलता है बेटा? अब देखिए यहां से, अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि अगर मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, हाफ लाइफ की वैल्यू मान लीजिए मैंने 10, अब इनिशियल कंसंट्रेशन को मैंने 100 की जगह क्या कर दिया, 1000 कर दिया, यानी 10 टाइम्स बढ़ा दिया, तो बेटा मेरी हाफ लाइफ की वैल्यू भी 10 से क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। दैट मीन्स एज वी इंक्रीजेस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जितना चेंज आप वहां करेंगे उतना ही चेंज हाफ लाइफ में होता चला जाएगा। और इसके लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो बेटा ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए यहां पे मैं हाफ लाइफ लिख दूंगा और यहां पे लिखूंगा मैं कंसंट्रेशन ही तो है, इनिशियल कंसंट्रेशन R0। ठीक, तो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आप सबको पता होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इस तरीके का ग्राफ आएगा और ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बहुत सारे ग्राफ हैं, कम से कम 8 तरीके के ग्राफ हैं और ग्राफ से क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ हो गया किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ क्या बनेगा, क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्या चीजें होंगी। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, एक्सप्रेशन क्या था बेटा, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log R0 अपॉन R। सो फॉर डिटरमाइनिंग हाफ लाइफ, R equals to R0 by 2. Placing this, K equals to 2.303, T becomes T half. हाफ लाइफ निकालना है ना, तो R0 अपॉन R0 by 2। अब देखिए R0 से R0 कैंसिल कर दिया, ये log 2 हो जाएगा। मतलब क्या मिलेगा, K equals to 2.303 अपॉन T half equals to log 2। बच्चे log 2 की जो वैल्यू है वो होती है 0.3010। इसको आप यहां पे प्लेस करोगे तो k क्या मिलेगा, 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन t हाफ, ये हो जाएगा आपका 0.693 अपॉन t हाफ। ठीक, या फिर इसको मैं k कर देता हूं इक्वल्स टू t हाफ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपके पास क्या आ गया, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां देखो, अभी आपने जीरो ऑर्डर पढ़ा, उसमें क्या आ रहा था, टी हाफ इज इक्वल्स टू R0 अपॉन 2K। दैट मीन्स हाफ लाइफ is directly proportional to initial concentration and hence the graph is straight line with a positive slope। पर यहां पर अगर आप देखोगे तो बेटा एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है और हाफ लाइफ की वैल्यू 5, ठीक, तो उसी रिएक्शन के लिए अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 200 भी कर दूंगा तो हाफ लाइफ की वैल्यू भी क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। उसमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो बेटा इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं है। तो टी हाफ यहां लिख दिया मैंने, यहां ले लिया कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन से तो डिपेंड करेगा नहीं, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। कंसंट्रेशन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल सीधा सीधा। या फिर इसको मैं अगर ऐसे बना दूं, यहां पे मैंने कंसंट्रेशन ले लिया और यहां पर आपका हाफ लाइफ, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यानी स्ट्रेट लाइन आएगा। वहां पर क्या आ रहा था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बना सकते हैं।
और ये आपका एक्सप्रेशन कई जगह यूज होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।